करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होता है कुआं उतना मीठा जल मिलता है। और ऐसे ही जीवन में हर प्रश्न का कभी ना कभी हल ज़रूर मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और स्वागत है आपका युवा समय में। दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आप सभी का कार्यक्रम है। यहाँ पे आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न विषयों पर बात होती है, जैसे कि फैशन, नृत्य, संगीत। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और आगे हम नाटक के कई सदस्यों से बात करेंगे और सबसे अंत में ढेर सारा मनोरंजन। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। हेलो अदिति, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस अदिति बढ़िया। तो दूरदर्शन में आके सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता चला आज सुबह ही आपका कॉलेज भी था। जी। तो कैसे आपने मैनेज करके कैसे आए आप? क्लासेस तो कभी छोड़नी नहीं है तो मैनेज हो पाया, क्योंकि मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स आज पढ़ने नहीं थे, छुट्टी हो गई थी जल्दी, तो मैं आ गई। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली 2 साल बाद यहाँ पर आ रही हूँ। क्या बात है। तो दोस्तों, जैसे इनने बोला क्लासेस छोड़नी नहीं थी, तो क्लासेस इनको इसलिए नहीं छोड़नी थी क्योंकि अभी जो इनने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो भी इन्होंने इसी चीज़ में बनाया कि स्कूल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी। तो इसके पीछे का अदिति राज क्या था? कैसे एक भी दिन बिना छुट्टी के आप रोज स्कूल जाती थी? बस पढ़ाई की तरफ लगन। क्या बात है। तो कैसे आप हर चीज़ें मैनेज करती थी? मुझे पता चला कि आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, उसके साथ साथ आप तमाम चीज़ें करती, जैसे कराटे हो गया और भी बहुत चीज़ें। तो कैसे आप सब चीज़ें मैनेज कर पाती थी? टाइम टेबल फॉलो करो, लाइफ में सब हो जाएगा। तो वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि सुबह आप उठें, समय से सोएं सबसे पहले तो, क्योंकि आजकल की जनरेशन मैंने देखा है हम लोग सोशल मीडिया वगैरह पे ज़्यादा रहते हैं, तो रात रात भर जागते रहते हैं। अगर उसको थोड़ा रिड्यूस करके हम अपना टाइम सुबह जल्दी उठने का करें और उसके साथ अपना दिनचर्या रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, हमारा सब मैनेज हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया तो बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट है? हाँ, इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। तो आप कैसे उसको भी मैनेज कर लेती हैं सारी चीज़ें एक साथ? वो अपने ऊपर होता है कि हमें कितना पर्सनल रहना है और कितना सोशल मीडिया में आना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कैसे पर्सनल रहना है और कैसे सोशल मीडिया पे आना है, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में। तो जैसे कि मैंने आपका जब नाम पढ़ रही थी तो आपके नाम में लिखा था डॉक्टर अदिति भार्गव। तो डॉक्टर तो जनरली जैसे जब पीएचडी की डिग्री करते हैं, मुझे तो यही पता था। तो ये डॉक्टर का क्या राज है? डॉक्टर मेरे पास ऑनररी डॉक्टरेट है एजुकेशन की फील्ड में। ओके। ये आपके कुछ आपने एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट किया हो उसके बेसिस पे मिलती है। ओके। तो आपने मतलब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने तो 2 चीज़ें बताई। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? और क्या क्या ऐसी तमाम चीज़ें थी जो आपने करी हैं स्कूल टाइम से? मैंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। जब मैंने इसके लिए अप्लाई करा था डॉक्टरेट के लिए, उनने मेरे से पूरे मेरी लाइफ के अचीवमेंट्स मांगे थे। तो उन्होंने बोला था उसको एक पीडीएफ में आपके सर्टिफिकेट्स भेजिए। मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे पास 450 के भी ऊपर सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने जैसे ड्राइंग में मेरे को इंटरेस्ट है, क्रिएटिव आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो इन सब चीज़ों में मेरे को प्राइज़ मिलते रहे, तो उनसे मिल के बन गया ये अचीवमेंट। क्या बात है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस चीज़ you. के लिए। तो एक मुझे हमेशा से प्रश्न आया, जैसे ही मुझे पता चला आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक भी दिन छुट्टी ना लेने का। और जनरली जब भी हम स्कूल डेज़ में होते हैं, हमारे साथ एक चीज़ रहती है कि एक ना एक दिन तो छुट्टी हो ही जाए, कभी मौसम के कारण या कभी ऐसा होता है कि कोई फैमिली फंक्शन आ गया तो आज छुट्टी ले लें। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती थी? फैमिली फंक्शंस तो आते जाते रहेंगे वो तो है ही जी। और अपनी बट स्टडीज़ तो दोबारा नहीं आएंगी ना लाइफ में लौट के, तो उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया। और बाकी जैसे संडेज़ या हॉलीडेज़ है तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया। वही टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। आज के इस टाइम में जहाँ आजकल हर कोई इस रेस में भाग ले रहा है, टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और शायद जैसे अदिति ने कहा, यही एक राज होता है। तो अदिति, आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस हुआ है जब जैसे स्कूल में बहुत बार दोस्त जो होते हैं साथ में मिलके सोचते हैं कि आज तो छुट्टी ले लेंगे, आज कोई कॉलेज नहीं जाएगा या स्कूल नहीं जाएगा, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई नहीं आया और आप अकेले रहे हो? तो उन अकेले रहने में आपने क्या करा ऐसा? अकेले रहने में ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और अकेले रहने में अपना ही फ़ायदा होता है, क्योंकि टीचर्स तो आते हैं, आप उनके साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। और दूसरा, आप अपनी लाइब्रेरी चले जाओ या अपना और भी अगर जैसे आपका कुछ पेंडिंग वर्क है, आपको समझ नहीं आया, तो वो सब क्लियर आउट कर लो। ओके। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हुआ करता था स्कूल डेज में? मैथ्स।
मैथ्स तो मेरा भी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था वैसे। तो मैंने ऐसा सुना है आपने यूसी मास भी करा है। हाँ। तो उसका क्या मतलब, कहाँ से ऐसा आया कि यूसी मास भी करा जाए, ये भी करा जाए, कैसे इसकी शुरुआत हुई? मेरी दीदी जाती थी तो मुझे Okay. वहाँ से था कि मुझे भी सीखना है। एंड इनफैक्ट मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं एडमिशन लेने जा रही थी तो उन्होंने बोला बेटा अब बहुत छोटे हो। मेरी उस Okay. समय उम्र सिर्फ 6 साल की थी। उन्होंने मना कर दिया था। ओह, और फिर किसी को मेरे पे विश्वास नहीं था कि मैं स्टेट्स में सेकंड रनर अप आ जाऊंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ और उन लोगों को भी रियलाइजेशन हुआ कि शायद हमारा उस समय डिसीजन सही हो गया, ये प्रूव। और उसकी वजह से आज मेरा इतना नाम है, मैं नेशनल 2 बार जीत चुकी हूँ। इस क्या मैच में। बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ साथ जैसे अभी आपने बोला कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी अपनी बातचीत हो रही थी कि आप इसे कंटिन्यू करना चाहेंगी, जी। तो कैसे कंटिन्यू करेंगी, क्या करेंगी? क्योंकि दर्शकों ये अभी लॉ की पढ़ाई भी कर रही हैं साथ में, और लॉ की पढ़ाई तो वैसे भी बहुत लंबे दायरे तक होती रहती है, तो कैसे आप अब इसको आगे और करेंगी और कब तक आप छुट्टियां नहीं लेंगी? अभी मेरा यूजी डिग्री का चल रहा है, मैंने 3rd ईयर में अभी आई हूँ। ओके। 2 इयर्स मैंने ऑलरेडी कर लिया है। 15 इयर्स का मेरा रिकॉर्डेड है रिकॉर्ड, और 2 इयर्स मेरा ऑलरेडी अब हो गए हैं। अब मुझे 3 साल का और करना है, तो इसको 20 इयर्स का करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगी। तो कभी ऐसा नहीं लगता, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही बारिश हो रही थी और मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लग रहा था आज कॉलेज रहने देते हैं, आज कौन कॉलेज जाए। तो कभी भजिए खाते हैं, भुट्टे खाते हैं, मौसम का थोड़ा ऐसे माहौल बन रहा है, तो कभी ऐसे मौसम में क्या करा आपने, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? पढ़ाई की तरफ लगन। क्या बात है। एक लाइन में सबसे अच्छा आंसर, पढ़ाई की तरफ लगन। तो बचपन में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा ना कि जैसे ड्यू टू हैवी रेन हॉलीडे हो गई हो, बट आप पूरी तैयार वैयार होके बैठ गई हो कि कॉलेज आज तो जाना है या स्कूल जाना है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहे, बड़ा फनी सा कुछ हुआ? मेरे साथ ये स्कूल लाइफ में हुआ था। ओके। मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, हमारी बसेस स्कूल तक पहुंच गई थी और वहीं से मेन गेट से रिटर्न जी, करी थी, क्योंकि ओके। प्रिंसिपल मैम ने एकदम से डिसीजन लिया कि अब बच्चों को छोड़ देते हैं। तो मैं घर गई, पेरेंट्स शॉक में थे कि बच्ची वापस कैसे आ गई, अभी तुम्हें स्टॉप पे छोड़ के। अब मेरे पापा मुझे ड्रॉप करते ओके। थे स्टॉप तक, अभी तो मैं छोड़ के आई हूँ, कैसे आ गई? तो मुझे लगा था बहुत फनी था वो। तो उस दिन कुछ ऐसा खास करा हो, क्योंकि ऐसा लगा था कि हाँ छुट्टी मिल गई? मुझे मोस्टली फिर पेंटिंग करने का बहुत ओके। शौक है, तो मैं पेंटिंग वगैरह बनाने लगती हूँ अगर मेरा मूड हो जाता है तो। ओके। तो आपको कब से ऐसा लगा कि यार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए इस चीज़ में हमें? क्योंकि KG 1 में जब कोई बच्चा होता है तो वो पढ़ ले, कर ले, पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा उसको बोला जाता है रहने को। तो कब आपने ऐसा सोचा कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेना चाहिए इस चीज़ में? एक्चुअली मैं आपको बोलूँगी, मुझे पता नहीं था कि मेरा रिकॉर्ड बन रहा है। ओह! ये अनजाने में बना रिकॉर्ड है। 14 साल का जब मेरा स्कूल लाइफ खत्म हुआ, फेयरवेल वाले दिन मुझे स्कूल वालों ने ट्रॉफी दी थी। ओके, हाँ। उससे मुझे पता चला कि मेरा 14 साल का रिकॉर्ड है फुल अटेंडेंस का। ओह! क्या फिर हम बात लोगों ने रिकॉर्ड्स चेक किया तो नर्सरी में भी था मेरा, तो वहाँ से मेरा 15 इयर्स का रिकॉर्ड बना, और अब इंटेंशनली 5 इयर्स और करने हैं। क्या बात है। अनजाने में बहुत बार ऐसी चीज़ें आपके साथ भी ज़रूर हुई होगी दर्शकों, जो ऐसा लगता है कि अरे ये तो पता ही नहीं था, ऐसा भी कुछ हो गया, और वो सबसे बेस्ट होती है वैसे। हाँ। और मैंने एक और चीज़ सुनी है कि आप कराटे भी करती है, मतलब कोई एरिया नहीं छोड़ा है आपने। तो कराटे कब से शुरू करा आपने? स्कूल में 1st स्टैंडर्ड से। फर्स्ट स्टैंडर्ड से, और आप उसमें ब्लैक बेल्ट भी हैं? हाँ, ब्लैक बेल्ट डान 1st डान तक करा मैंने। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि कोई लड़के वड़के ने आपको आके कुछ करा और उससे कराटे वाली मूव्स देखे बिल्कुल उसके सामने, कुछ ऐसा हुआ हो नहीं, कभी? ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पता नहीं सबको मेरे से ऐसी वाइब्स आती है कि मैं होंगी ऐसी स्ट्रॉन्ग। वो तो आप हैं ही बिल्कुल। कराटे में ब्लैक बेल्ट इज़ नॉट ए इजी टास्क। तो आप, जैसे आपकी बड़ी बहन है तो उनके साथ तो फाइटिंग वगैरह चलती रहती होगी, तो कभी गलती से कुछ ऐसा हाथ वाथ पड़ गया हो कुछ? एक्चुअली वो भी कराटे प्लेयर है, ब्लैक ओह! बेल्ट, तो हम दोनों की फाइटिंग होती बहुत डिफरेंट लेवल की है। मम्मा को बहुत सफर करना पड़ता है क्या फिर। बात है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं हमेशा से ये बहुत ही फिट और हेल्दी रहते हैं, वैसे तो मुझे पता ही है, पर ज़िंदगी में एक ना एक बार ऐसा ज़रूर टाइम आता है जब आप बीमार ज़रूर पड़ते हो, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा, पर फिर भी आपने छुट्टी नहीं मारी। मतलब मैं घूम फिर के उसी चीज़ पे आ रही हूँ कि ऐसा क्या राज था कि आप बीमारी में भी स्कूल गई या बीमार ही नहीं पड़ी? इसके पीछे एक राज है, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बचपन से सब्जी रोटी देती टिफिन बॉक्स ओके, में, हाँ। और मैंने कभी फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाया नहीं है, जी। तो उससे हेल्दी रहोगे आप ऑटोमेटिक। जब हेल्दी फूड खाओगे तो हेल्दी रहोगे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा कि आजकल के इस दौर में हेल्दी फूड जहाँ हम बहुत अवॉइड कर रहे हैं,
कि बहुत ज़्यादा जो ये हेल्दी फूड है हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मतलब हेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए ऐसा लोग सोचते हैं, पर हमें खाना चाहिए हेल्दी फूड। आजकल हम लेके भी जाएँ, अगर रोटी सब्जी खाएं लेके जाएं तो ऐसा दोस्त सोचते कि अरे ये क्या लेके आ गए, इससे अच्छा तो पिज़्ज़ा खाते हुआ ही होगा आपके साथ भी ऐसा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें शायद आज पता नहीं चल रहा है पर वो आगे जाकर सेहत को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। कोई टिप्स हेल्दी फूड की जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, ऐसे ही कि मम्मा रोज़ सुबह बादाम दिया करती थी, या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे दर्शकों को बहुत यूज़ में आ जाए? बादाम खाइए। और जैसे आजकल के मैंने देखा बच्चों को पिज़्ज़ाज़ वगैरह बहुत पसंद होते हैं, तो आप रोटी सब्जी अगर ऐसा नहीं खाना चाहते तो आप रोल्स बना के खा सकते हैं। जी। और आपको इजीली, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप इजीली उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो आपको टाइम भी, जैसे सब्जी रोटी आप बैठ के खाओगे प्रॉपर्ली, हाँ। उसमें आपको रोल्स खाने में टाइम नहीं लगेगा और आप अपना और टाइम उसमें दूसरी चीज़ों में दे जी। सकते हो। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो आपका पूरे दिन भर का जो दिनचर्या रहती थी, रूटीन रहता था, जैसे आपने बताया कि खाने की तो छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे जल्दी हो जाए, तो क्या रहता था पूरा, मतलब सुबह उठने से लेकर खाने भी है, कराटे भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर आपने बोला आपको ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है तो वो भी करना है। तो हमारे यूथ जानना चाहते हैं कि क्या आपका सुबह से लेकर रात तक का पूरा एक दिनचर्या रहता था, कैसे उठते थे? जैसे बचपन में होता था कि मतलब मैं भी एक टाइम टेबल बनाती थी, हालांकि वो फॉलो नहीं होता था। वो तो कभी पर, नहीं होता। पर ऐसा क्या रहता था आपकी रूटीन में? सुबह मेरी 6 o'clock पे बस आती थी, तो जी। उसके लिए मुझे 5 o'clock उठना पड़ता था। ओके। तो उसके बाद तब मैं एक फर्स्ट मील लेती थी, फिर मैं स्कूल जाके जो नॉर्मल लंच टाइम होता है तब ब्रेक होता था, उसमें सब्जी रोटी, देन घर आके फिर मम्मा दाल रोटी सब्जी देती थी। फिर शाम को मतलब उसके बीच में अपनी स्टडीज़ वगैरह करना, होमवर्क कंप्लीट करना, फिर शाम हो जाती थी तो एक छोटा सा नैप लेना और उसके बाद उठ के स्नैक्स वगैरह खाना, फिर शाम को अपनी हॉबीज़ वगैरह को टाइम देना। ओके। फिर जैसे 7 o'clock 8 o'clock पापा का आने का टाइम हो जाता है तो फिर थोड़ा फैमिली टाइम, देन डिनर, देन गो टू स्लीप। देन गो टू स्लीप। तो कभी कभार ऐसा होता होगा ना कि लेट नाइट जग जाते हैं हम, तो सुबह अपने आप को आप क्या वो ऐसा मोटिवेशन देती थी कि आज उठना है, आज स्कूल जाना है? ऐसा क्या रहता था वो राज जो आप अपने आप को, खुद को ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करती थी? खुद से मोटिवेशन आ जाता था कि जाना है, क्योंकि टीचर्स भी तो हमारे लिए एफर्ट्स ले रहे हैं ना, पेरेंट्स भी एफर्ट्स ले रहे हैं, तो हमें भी तो उनके लिए उनको रिवॉर्ड करना चाहिए ना, जी। उनकी मेहनत के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अभी टीचर्स डे भी आ रहा है और आई थिंक ये जो आपने चीज़ कही हमारी सारी टीचर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं टीचर्स का जो रोल है ना वो बहुत ऐसा, उनका रोल बहुत है, पर हम लोग उन्हें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं आजकल। आपकी कोई फेवरेट टीचर स्कूल में रही हो, उन्होंने आपको कोई एक गुरु मंत्र दिया हो कभी? मुझे याद है एक ट्रेसी अम्मा मैम थी हमारे यहाँ, उनकी डांट से सब लोग डरते थे। जी। एंड उनके कुछ फेमस डायलॉग्स थे जो अभी हम पास आउट हो चुके तब भी हम डिस्कस करते जैसे हैं। कि एक अचड़ा लड़की, Okay. you would remember, we being from the same Yeah. school. एंड उनका जो ये था कि उनसे कभी प्यार नहीं मिलता था किसी को, और उनका फेवरेट स्टूडेंट बनना मेरा एम था, और नाउ आई हैव बिकम दैट। तो उनका कोई गुरु मंत्र जो आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहें, कोई उनकी ऐसी चीज़ जो आपके जहन में अभी भी बसी हुई है कि शायद वो लाइन मेरे दिल को छू गई, कुछ ऐसी चीज़ उनकी रही हो या कोई कभी इंसिडेंट हुआ हिम्मत नहीं हारती थी वो इतनी एज की हो गई थी। उनने एक दिन मेरे को खुद को बुला के वो रो रही थी मेरे सामने कि इस बार के बैच के बच्चे बहुत गंदे आए हैं, बट फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं हारी और उन्हें पूरा बच्चों को वैसे ही ट्रीट करा जैसे एक टीचर को करना चाहिए। वो मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया था। क्या बात है। तो ये तो टीचर्स की बात हो गई, खैर टीचर्स डे आ भी रहा है तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि जब टीचर्स को, जो हम एक दायरा सोचते हैं ना कि टीचर्स तो क्या है, हम तो खुद ही गूगल से कर लेंगे, पर टीचर्स जो है उनकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता है। खैर ये टीचर्स की बात ही, कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसी फ्रेंड जो आपसे बहुत इंस्पायर हुई हो और अपनी लाइफ में उसने कुछ नया अचीव करा हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? मुझे ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि तुम हमारी रोल मॉडल हो। हाँ। तो अभी जैसे कॉलेज लाइफ में भी थी एक लड़की, उसने मेरे वजह से कॉलेज आना शुरू कर दिया। ओह, क्या वो बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे वजह से मैं कम से कम किसी को इंस्पायर कर पाई। और कोई ऐसा जो मतलब बाद में आपसे कहीं आके मिला हो कि अरे मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी या हुआ था स्कूल टाइम से, और आज देखो जो भी मैं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ आपके कारण, कुछ ऐसा एक कुछ इंसिडेंट हुआ हो? मेरी एक जूनियर थी, उसका फ़ोन आया था मेरे को अभी रिसेंटली, बोलती कि दीदी आपके वजह से मैंने लाइफ में कुछ तो अचीव करा, मेरे को उसका NLU में हो गया है, तो बोल रही थी आपके वजह से मैं कर पाई।
क्या बात है। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत अलग होते हैं, अजीब होते हैं और बहुत अच्छे से हमें भी वो अंदर से बूस्ट अप कर देते हैं और ज़्यादा आई थिंक। और जैसे कि आपने बताया आप कराटे भी सीख रही हैं, तो अगर मैं आजकल के दौर की बात करूँ जहाँ पे गर्ल्स की सिक्योरिटी, हम खुद गर्ल्स हैं तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर कॉलेज में भी हम कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या स्कूल में भी, तो मम्मी पापा पेरेंट्स हमेशा सब चिंता में ही रहते हैं कि बेटा कहाँ हूँ, 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना, ये मत करना। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मतलब गर्ल्स के लिए क्या कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है या क्यों, मतलब जैसे क्या है ये? मुझे तो कराटे सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना था, मतलब Okay. एक होना चाहिए, आपको आना चाहिए सब बिल्कुल चीज़ें। सही कहा। बट मैं इसके लिए आपके ये बोलूँगी कि ये सोच सोच का फ़र्क होता है। हम लड़कियों को ही क्यों सिखाते हैं, लड़कों को क्यों नहीं बताते कि बिल्कुल आपको ऐसा नहीं, आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी बिल्कुल चाहिए। सही कहा। लड़कियों को इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, उनको बोलते हैं कि बेटा आप घर के कामों के लिए बने हो। जी। लोगों की सोच ये बदलनी चाहिए, ना कि लड़कों की सोच। हमें मतलब लड़कों को सोच बदलवाने की भी ज़रूरत है। जी, बिल्कुल सही कहा। पर मतलब जैसे सोच तो दोनों को ही बदलने की ज़रूरत है आज के इस दौर में, पर कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो लड़कियों को अपने सेल्फ डिफेंस में हमेशा यूज़ करनी चाहिए, या जो कहाँ तक उनको ये सीखना चाहिए ये सब चीज़ें? आपको बेसिक्स तो आना चाहिए, जैसे सबसे ज़्यादा आपको फेस पे अटैक करना चाहिए किसी के भी। ओके, जैसे कि कुछ? लाइक इंस्टेंटली आप इमेजिन नहीं करोगे, बट अगर मैं आपको फेस की तरफ पंच दिखा रही हूँ एंड मैं आपको पैर से गिरा दूँ, दिस इज़ अ टेक्निक यू कैन यूज़। ओह, दर्शकों ध्यान से देखिए, एक बार फिर से आप बताइएगा, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबके बहुत यूज़ में आने वाली है। जी। जैसे मैं आपको फेस पे पंच जी। मार रही हूँ और मैं आपका पैर ग्रैब करके नीचे गिरा दूँ, तो हाँ। आप एकदम से तो इंस्टेंटली खड़े नहीं हो हाँ। पाओगे ना, क्योंकि मैं आपको फेस पे अटैक कर रही हूँ, बट मैंने एक्चुअली अटैक किया आपके लेग पे। लेग पे। तो तो मतलब उसकी मेंटालिटी के हाँ। साथ हम खेल रहे हैं। एक बार करके दिखाओ ना। श्योर। या ऐसे ही हम बैठ के ही थोड़ा कर Okay. लेते हैं या जैसे मैं आपको ये कर रही हूँ तो आपने एकदम से नहीं देखा, मैंने आपको पैर पे हाँ, मारा। मेरा ध्यान भी नहीं गया, हाँ, ध्यान मुंह आप पे ही मेरे था। हाथ पे देख रहे हाँ। थे, तो इतने में आप गिर जाओगे नीचे। ओके, क्या बात है। एक मैंने ऐसा भी कुछ सुना है कि ऐसे नाक पे करते हैं तो भी कुछ होता है। वो टाइकोंडो में होता है। Okay. हम कराटे वाले डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो और एक और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हो हाथ की या कुछ ऐसी? लाइक आप हाथ ग्रैब कर रहे हो किसी का हाँ। भी, तो आप मोस्टली यहाँ से ग्रैब करने की कोशिश करो, उसकी जगह आप यहाँ से ग्रैब करो और उसको ट्विस्ट कर दो, तो वो अच्छा। एकदम से पेन आएगा उसको हाथ में। ओके, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पे जाओ। यहाँ पर पकड़ते हैं एक और एक यहाँ पर पकड़ेंगे और उसको Okay. ट्विस्ट कर दो, तो वो एकदम से Okay. पेन आएगा उसकी बॉडी में। क्या बात है। क्या चीज़ें बताई, ये तो मैं बिल्कुल अपने जहन में बसा लूँगी और आप लोग भी नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। और इसके साथ साथ गर्ल्स में कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको हमेशा कैरी करना चाहिए, जैसे मूवीज़ में हम देखते ही हैं, कुछ पेपर स्प्रे हो गया या बहुत सारी चीज़ें जो गर्ल्स कैरी करती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें? मैं ऐसा कुछ कभी कैरी करती नहीं हूँ। ओह, आपको तो ज़रूरत भी नहीं है, पर कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि जो हमेशा अपने साथ कैरी करे अपने सेल्फ डिफेंस में? पेपर स्प्रे बेस्ट। पेपर स्प्रे बेस्ट। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपकी पूरी लाइफ में हुआ हो जिसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया हो, मतलब एक बहुत बड़ा लेसन दिया हो आपको, एक बहुत बड़ा चेंज लाया हो, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? ट्रस्ट करना अच्छी बात होती है, बट ज़्यादा कभी किसी पे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। जैसे कि मतलब कुछ- लिमिटेशन में करना चाहिए। मतलब आपके साथ कुछ हुआ होगा, उसी से आपने ये निष्कर्ष निकाला है, तो कुछ वो बताना चाहेंगी आप? जैसे कि मोस्टली ऐसा होता था मेरे जी। साथ कि मैं ट्रस्ट इजीली कर लेती थी लोगों पे पहले, कि मेरे साथ ये ऐसा नहीं करेंगे, बट जी। मोस्टली फिर मुझे उसके बाद ट्रस्ट ब्रेक ही मिला है उन लोगों से। Okay. कि ये लोग मेरी हेल्प करेंगे जब मुझे नीड होगी, बट किया नहीं उन लोगों ने। Okay. या मुझे सपोर्ट करेंगे बट किया नहीं कभी। तो ट्रस्ट करना चाहिए, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ट्रस्ट कर किस पे रहे हाँ। हैं। बिल्कुल सही कहा दर्शकों, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें ट्रस्ट तो करना चाहिए, पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए हम किस पे कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ का या अपने स्कूल डेज का कुछ एक ऐसा कॉमेडी सा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ जिसको सोच के अभी भी आप हंसते हो कि यार ये मैंने तब कर कैसे लिया, मैंने तब ऐसा कुछ सोचा क्यों नहीं, मतलब ऐसा कुछ कुछ होता रहता है, कुछ आप वो शेयर करना चाहें? एक बार ऐसे हमारे 6th स्टैंडर्ड में स्पोर्ट्स डे हुआ था। हम्म। तो उस टाइम मेरे से ना कबेलू हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करना था कराटे का, एंड आई वॉज टू ब्रेक कबेलू फ्रॉम माई एल्बो, ओके। बट वो मेरे से हो नहीं रहा था ब्रेक। एंड उसकी सिंपल ट्रिक ये थी कि आपको बीच में से करना था, एंड आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम अ कॉर्नर। ओके। व्हेन आई रियलाइज्ड इट आई वॉज एंड टू मच लाफिंग, लाइक व्हाट आई वॉज डूइंग देयर।
अभी भी हंसी आती होगी बिल्कुल। तो अंत में हमारे दर्शकों को कोई एक स्पेशल मैसेज देना चाहें आप अपनी तरफ से, आपके पूरे पास्ट एक्सपीरियंस में से कुछ एक स्पेशल मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? जो समय बीत गया वो कभी दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हमेशा समय की कदर करो। क्या बात है, क्या कहा, ये लाइंस तो मेरे दिल को छू गए कि जो समय है ना, आई थिंक किसी के लिए रुकता ही नहीं है। इस भाग दौड़ वाली दुनिया में हम शायद अपने आप को ही भूल जाते हैं, खो जाते हैं हम अपने आप की कि हम क्या करें क्या ना करें। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए, तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। थैंक यू सो मच अदिति हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो अब बारी आ चुकी है एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम की, तो आइए चलिए बढ़ते हैं उसकी। नृत्य क्षेत्र में नटराज और नटनागर दोनों का ही स्वरूप अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण रहा और उनके साथ हमारी नृत्य परंपरा के विकास की एक समृद्ध गाथा कालांतर से जुड़ती रही है। श्याम कन्हैया नृत्य मुदित मन नृत्य मुदित गति नचत कन्हैया शंख चक्रधर गदा पदमद कर मुरलीधर पीतांबर धर अधर सुधार गिरिधर गिरिधर कदम तले भ्रुकुटिक मान कमल दल लोचन जनक जनक दतिदा 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 जनक जनक दतिदा
मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है जो, वही असली किरदार कहलाता है। सपनों की दौड़ में अपनों को न भूलता है जो, वही असली किरदार कहलाता है। इस जीवन को रंगमंच बनाता है, हंसने गाने रोने के सही अर्थ को सिखाता है, वही असली किरदार कहलाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ उज्ज्वल राय और आज के सेगमेंट एक कलाकार में हमारे साथ हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे युवा को जिन्होंने बचपन से ही रंगमंच के जीवन को जिया है। अंश पायन सिन्हा, इन्हें भारत सरकार की ओर से फेलोशिप मिली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में केवल 5 और भोपाल में सिर्फ 2 लोगों को ये फेलोशिप मिली है। नमस्ते अंश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर खुशी महसूस हो रही है। जैसे कि जब लोग हमारे काम को सराहते हैं, पसंद करते हैं, साथ में ही शासन भी हमारे काम को पसंद करता है और फेलोशिप मिलती है, तो हमें कैसा महसूस होता है? डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस आता है काम को लेकर के और संतुष्टि मिलती है और साथ साथ गर्व भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है कि वो संतुष्टि मिलती है और आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये तो हो गई फेलोशिप की बात। फेलोशिप के अलावा एक कलाकार की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं से एक कलाकार की शुरुआत होती है, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी देखिए, मेरे साथ ऐसा है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ मेरे पिताजी भी थिएटर करते थे, माताजी भी मेरी रंगमंच से जुड़ी हुई थी। मेरे घर में बहुत सारे लोग थिएटर करते थे और जो थिएटर नहीं करते थे, कोई लिखता था, कोई पेंटिंग करता था। मतलब आर्ट एंड कल्चर का एक माहौल शुरू से मिला। तो वो बचपन से ही एक बाल कलाकार के रूप में काम शुरू कर दिया था स्वर्गीय विभा मिश्रा जी के साथ, और बाबा करण जी के साथ काम किया, रेखा जैन जी के साथ काम किया। लेकिन एक समय के बाद क्योंकि भले ही हम थिएटर की फैमिली से आते हों, बट घर वालों का एक रहता है कि जो एजुकेशन है आपकी, उसको लेकर के आप बिल्कुल क्लियर हो। तो जब एजुकेशन का समय आया, जब बड़ी क्लासेस में आए, तो फिर कुछ समय के लिए थिएटर को छोड़ना पड़ा स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, थिएटर एक ऐसी विधा है कि जब आप थिएटर करते हो तो आप 24 घंटे करते हो। भले ही आप 2 घंटे रिहर्सल कर रहे हो, बट वो आपके दिमाग में 24 घंटे चलता है कोई भी आर्ट। तो अगर आपकी पढ़ाई में ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में 24 घंटे चलती है, तो फिर पढ़ाई डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है। तो कुछ समय के लिए छोड़ा और फिर उसके बाद एडल्ट थिएटर में दोबारा वापसी करी और फिर सन 2001-2002 से फिर काम शुरू करा। अच्छा, मतलब आपने शुरुआत बचपन से ही बाल कलाकार के रूप में जी। शुरुआत की थी, लेकिन पढ़ाई के कारण आपने वहाँ रोक दिया। जी। अच्छा, तो कहते हैं ना कि रंगमंच एक आग का दरिया होता है जिसमें से डूब कर जाना होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे संदर्भ में कहूँ तो ये चीज़ मुझ पे लागू नहीं होती है, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आता था। बट यस, आप सही कह रही हैं, रंगमंच आग का दरिया होता है और डूब के जाना होता है। दरअसल सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि हम जब कोई भी यंगस्टर जब थिएटर करने आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो अपने घर पे बताते ही नहीं हैं कि वो थिएटर ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, भाई तुम अपने माता पिता को बताओ, बताते क्यों नहीं हो? तो उनका कहना ये होता है, मैं उनको बताऊँ क्या, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मालूम है। तो डेफिनेटली सामाजिक तौर पर हमारे देश में थिएटर या कल्चर का उतना संचार नहीं है जितना दूसरे देशों में होता है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, वहाँ सब थिएटर जानते हैं, सब थिएटर देखते हैं, बहुत सारे लोग थिएटर करते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। मतलब पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से 80% जनता इस भोपाल की, जहाँ इतना ज़्यादा थिएटर होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा थिएटर होता है, सबसे ज़्यादा ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ की 80% जनता को भारत भवन नहीं मालूम है ना। ये नहीं मालूम है कि मंच पर नाटक होते हैं। 80% लोगों को नहीं मालूम है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज समाज का थिएटर में आने वाले के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो नो डाउट उसको बहुत मुसीबतों से आता है वो। फिर वो सर्वाइवल का प्रॉब्लम कि अब इसमें से मैं क्या करूँगा। तो बहुत सारे लोग कुछ दिन बाद स्टडीज़ के चक्कर में या नौकरी वोकरी के चक्कर में छोड़ देते हैं। कुछ ही होते हैं जो साथ में कंटिन्यू पैरेलल कर पाते हैं, और उसमें से भी मतलब 100 में से फिर 1-2 बचते हैं जो प्रोफेशनली इसको
अपनाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि 80% लोग ही थिएटर के बारे में जानते हैं। 80% तो जानते ही नहीं हैं। जानते ही नहीं है, हाँ। सॉरी, 80% तो जानते ही नहीं है। तो आज के युवा जो थिएटर करना चाह रहे हैं, एक तो एक होता है कि फिल्मों में लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि थिएटर से शुरुआत करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट फिल्मों के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? नहीं, एज सच कुछ नहीं है कि थिएटर से शुरुआत करना चाहिए या सीधे चले जाना चाहिए। देखिए, आपको कहाँ पहुँचना है ये तय करना है। अब उसकी जर्नी जो भी है, आपने फिल्म तय किया हुआ है, सीधे भी जा सकते हो, आप रंगमंच के द्वारा जा सकते हो, तो रंगमंच से आप सीख के जाओगे, मैच्योर होके जाओगे, है ना। तो वो तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता अपनाना चाह रहा है। कई लोग फिल्मों में मॉडलिंग से भी जाते हैं, लेकिन वो क्या एक्टिंग कर पाते हैं, बट वो अपने फेस के बदौलत चलते हैं, तो वो एक अलग दुनिया है। जैसे कि युवा आजकल फिल्मों में ही जाना चाहता है, तो आपको तो फिर नाटक को माध्यम बनाना चाहता है, तो रंगमंच ऐसे समृद्ध हो पाएगा क्या? देखिए, रंगमंच की समृद्धि उनसे नहीं है जो फिल्मों में जाना चाहते हैं और यहाँ पे इसको सीढ़ी बना रहे हैं। रंगमंच की समृद्धि उन लोगों से है जो यहाँ पे सीखे, ये काम करते रहे, वहाँ भी काम करा, वहाँ भी झंडे गाड़े, वो रंगमंच की समृद्धि हैं। तो आप अगर देखेंगे तो क्या आपको फिल्म लाइन में थिएटर वाले लोग नहीं मिलेंगे? नसरुद्दीन शाह सर आज भी कहते हैं कि वो थिएटर एक्टर हैं। मनोज वाजपेयी थिएटर एक्टर हैं। अनुपम खेर, शत्रुघ्न सिन्हा, अनुपम खेर, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ साथ थिएटर भी कर रहे हैं, इनके शोज भी होते रहते हैं। और ये तो मैंने 3-4 नाम बताया, ऐसी लंबी लिस्ट है। तो एक्चुअली जो है समृद्धि थिएटर की उन लोगों से है, पढ़ने लिखने वाले लोगों से है ना, जो थिएटर की पढ़ाई करते हैं, है ना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है ना, ऐसी एकेडमीज़ में जाके पढ़ते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर थिएटर को समृद्ध करते हैं। तो जो ये रास्ता अपनाएगा और फिर सीधे वहाँ चला जाएगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल थिएटर करके, तो उससे तो समृद्धि थिएटर की हो ही नहीं रही, तो उनसे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि रंगमंच को एक संपूर्ण विरह माना जाता है, नृत्य है, गाने हैं, एक्टिंग है, अभिनय, ये सब है। तो एक कलाकार को इसमें आने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ऐसा सच कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, आपके अंदर ना एक, जिसको बोलते हैं ना कि कीड़ा होना ज़रूरी है। हाँ, और उसके बाद कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये आपका क्लियर होना चाहिए विज़न उसको लेकर के, है ना। और दूसरा ये कि सीखने की ललक होनी चाहिए, और आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम ईमानदार नहीं हो पाते अपने काम को लेकर के। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे, थिएटर एक ऐसी चीज़ है, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, आपको उसके प्रति एक ईमानदारी रखनी पड़ती है। और वो ईमानदारी कहीं से शो नहीं होती, वो आपके एटीट्यूड से शो होती है कि आप कितने ईमानदार हो। आप जितने ईमानदार रहोगे, आप उतना अच्छा रंगमंच कर पाओगे, उतने अच्छे कलाकार बन पाओगे। आजकल फैमिलीज में देखते हैं, परिवार में देखते हैं कि रंगमंच को एक प्रोफेशन नहीं माना जाता है, तो ये बदलाव आपको क्या लगता है, कब आएगा ऐसा बदलाव? ये आजकल नहीं, ये हमेशा से है। ये हमेशा से जो हमारे पहले की जनरेशन्स हैं और उनके पहले की भी जनरेशन जो थिएटर करते आ रहे हैं, जिनको हमने बचपन से थिएटर करते देखा है, वो भी जब आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले किसी को बोलते थे कि हम थिएटर करते हैं, तो एक जोक चलता था कि हाँ ठीक है थिएटर करते हो, लेकिन काम क्या करते हो, है ना। और ये आज भी स्थिति आज भी है। तो ये तो तभी चेंज होगी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि समाज जब इन चीज़ों को समझेगा, समाज अपने कल्चर को पहचानेगा कि हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा थिएटर है, रंगमंच है, जिसके लिए सरकार इतनी फंडिंग करती है। जब ये समाज को समझ आएगा, जिस दिन, वही सोच का फर्क है, तब चीज़ें बदलेंगी। जैसे कि आपने बचपन से रंगमंच देखा है, आपने नाटकों को रंगमंच में प्रस्तुत किया है और आपने कविताओं को नाटकों के रूप में भी प्रस्तुत किया है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? इन दोनों में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, कि इन दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब हम नाटक करते हैं तो हमारे पास एक किसी लेखक की लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, उसमें किरदार होते हैं
और उन किरदारों के संवाद होते हैं और एक कहानी में वो सारी चीज़ें बहती हुई जाती हैं जो एक क्लाइमैक्स तक पहुंचती हैं। बट जहां आप कविताओं का रंगमंच करते हो, जो मैं पिछले 10-11 सालों से लगातार कर रहा हूं, हालांकि मैं नाटक भी करता हूं, लेकिन उसके साथ पैरेलल मैं ये काम कर रहा हूं जिसके लिए मुझे फेलोशिप मिली है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो ये होती है कि आपके पास मान लीजिए कि 20 कविताएं हैं, अब आपको कैसे उसको एक कहानी का रूप देना है। आपके पास नाटक में पहले से सब तैयार रहता है, यहाँ आपको आने के बाद तैयार करना पड़ता है, उन कविताओं को क्रमबद्ध करना पड़ता है कि किसके बाद कौन सी आएगी, तो वो एक स्टोरी क्रिएट करेगी, है ना। अगर 7वीं कविता को मैं पहले नंबर पे लगा दूंगा और पहली कविता को 8वें नंबर पे लगा दूंगा, तो शायद स्टोरी चेंज हो जाए। सही बात। तो वो ध्यान रखना पड़ता है, हम क्या स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, फिर हमें वैसी कविताएं चुननी पड़ती हैं। फिर उसको लिंकअप करने के लिए कभी कभी ये भी होता है कि कुछ कविताएं लिंकअप करने के लिए लिखनी पड़ती हैं। फिर कविताओं के रंगमंच में कोई किरदार नहीं होते हैं, वो कविताओं को जीते हैं, वो 5, 6, 7, 8 लोग जितने मंच पे होते हैं, वो अलग अलग कविताओं के दौरान अलग अलग किरदार जीते हैं। तो एक हल्की सी एब्सर्डिटी होती है उसमें, है ना। तो वो थोड़ा सा दर्शक को भी समझने के लिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ता है, सही बात है। और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी होना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँ, बिल्कुल आम जनता के लिए शायद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जुड़ता है, वो कलाकार की क्षमता होती है, वो एक्टर स्किल होती है। एक्टर का स्किल होता है कि वो कितनी जल्दी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेता है। फिर तो एक बिल्कुल कविता को ना समझने वाला व्यक्ति भी जब कविता को देखने लगेगा और एक्टर उस कविता को बहुत अच्छे से जिएगा, तो वो बिल्कुल कनेक्ट करेगा। कोई भी हो, उसने जीवन में कविता ना पढ़ी हो, बट वो कनेक्ट करेगा, क्योंकि एक्टिंग ऐसी ताकत है जो कनेक्ट करवा लेती है। जैसे कि आपने कहा कि आपको फेलोशिप मिली है, तो आपको किस चीज़ के लिए मिली है और कितने समय के लिए मिली है? देखिए, फेलोशिप, जूनियर फेलोशिप जो होती है 2 साल के लिए मिलती है। कोई भी फेलोशिप 2 साल आपको रिसर्च वर्क करना होता है। आप जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका टाइटल होता है, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो मेरा जो सब्जेक्ट था कि वहीं आ रहा हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट था कि मंच पर कविताओं का प्रयोग और कलाकारों में कवि की खोज। तो इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जो हमारे कलाकार आते हैं, उनमें, उनके भीतर, सबके भीतर, आपके भीतर भी एक कवि बैठा होगा, आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं जब अप्रोच करूँगा उस कवि को, तो आप कविताएं लिखेंगी, और जब आप कविताएं लिखेंगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ, मैं कविता लिख सकती हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर उसको मंच पर कैसे प्रयोग करें वो, तो इस पर मैं आपके कौन से कवि हैं जो बहुत पसंदीदा रहे हैं, या आपने थिएटर में उनकी कविता को उतारा हो? देखिए, कवियों के मामले में मैं किसी एक का नाम ले नहीं सकता हूँ, लेकिन जो इंस्पिरेशन एकदम जो होता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल कवियों को बाद में पढ़ते हो, पहले आप बहुत ज़मीनी चीज़ों से जुड़ के आते हो, जो आपका किसी चीज़ से जुड़ाव होता है। हम जब फिल्मों के प्रति आकर्षित होते हैं ना, तो पहली पसंद हमारी शाहरुख खान होता है, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि नहीं, और अच्छे एक्टर्स हैं, और ये कुछ तो ऐसे एक्टर्स हैं जो मतलब इनके आगे ये कुछ नहीं है, लेकिन पहला अट्रैक्शन कुछ और होता है। तो इसी तरीके से मैं गुलजार साहब को सुनता था, पढ़ता था बहुत बचपन से, जो कान में पड़ती श्रुतियाँ जिनको कहते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें बनी, और फिर तो अच्छे कवियों को ही पढ़ा। तो ये थी कहानी। अगर नाटकों की बात की जाए, तो आपको कौन सा नाटक बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है? अब यहाँ भी वही बात है कि एक नाटक में कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मतलब आपने जो रंगमंच पर किया है, आपका पसंदीदा नाटक जो आपने किया है? हाँ, आपका अपना। मेरे पसंदीदा नाटकों में से मैं ये कहूँगा, राही मासूम रज़ा की नॉवेल है टोपी शुक्ला। उस पर स्वर्गीय जावेद जैदी जी ने नाटक किया था, जिसका नाट्यकरण ड्रामेटाइजेशन दिनेश नायर जी ने किया था। टोपी शुक्ला नाम से ही उस नाटक को किया था। उसमें टोपी शुक्ला का कैरेक्टर मैंने ही किया था। तो पर्सनल मेरे नाटकों में जो मैंने किए, उसमें मुझे सबसे पसंदीदा वही लगता है। आपको टोपी शुक्ला जो आप बोल रहे हैं, इसमें क्या खासियत आपको नज़र आई है? एक्चुअली टोपी शुक्ला में वो जो कैरेक्टर है टोपी शुक्ला जिसका नाम होता है, उसके जो शेड्स हैं,
प्लस हमारा जो समाज है और जो राजनीतिक चीज़ें संबंधों पे आ जाती हैं कुछ समय बाद। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो राजनीतिक विचारधारा होती है वो हमारे संबंधों को कभी कभी प्रभावित करने लगती है, तो कैसे वो चीज़ों पे असर डालती है वो पूरा नाटक प्रस्तुत करता है। आपका जो कैरेक्टर रहा है सकीना, तो समकक्ष सकीना जो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सकीना और टोपी शुक्ला का जो उसमें जो एक क्या कहना चाहिए कनेक्शन होती, तो वो उसके दोस्त की पत्नी है, भाभी है, और अच्छा। उन दोनों के रिश्ते को बदनाम भी किया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक उसको मतलब एक इतना पैरेलल चलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है उन दोनों कैरेक्टर्स का। वो मतलब उनमें एक तरीके से विरोधाभास भी है, लेकिन वो साथ साथ चल रहे हैं। आपका परिवार रंगमंच से जुड़ा रहा, आपके पिता भी डायरेक्टर रह चुके हैं, आपकी माँ भी एक्टिंग की है, पत्रकार रह चुके हैं, तो उसका कितना प्रभाव रहा है आपके ऊपर, आपके जीवन पर कितना प्रभाव रहा है? उसी का प्रभाव रहा है अच्छा। एक्चुअली, उसी का। वो अगर ऐसा नहीं होता तो ना फेलोशिप होती, ना मैं यहाँ बैठा होता। तो ये सही बात है। कभी कभी कहते हैं गॉड गिफ्ट, तो ये गॉड गिफ्ट है मुझे। आपके पिता के डायरेक्शन में कोई बेहतर नाटक जो आपने किया हो, आपको बहुत पसंद आया हो? मेरे पिता के तो सारे नाटक बेहतरीन हैं। हाँ, उनके डायरेक्शन में जो मैंने ताम्रपत्र एक नाटक किया, देवाशीष मजूमदार का लिखा हुआ है, तो बंगला में देवाशीष मजूमदार का है और सांत्वना निगम ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है और पिताजी ने उसको डायरेक्ट किया था। वो नाटक करने में बहुत मज़ा आया। उसका कारण ये था कि 22 साल की उम्र में मैं एक 62 साल के बूढ़े का रोल कर रहा था, और जो मेरे को एक्टर थे जिनसे लगातार मतलब एक विलेनिश कैरेक्टर था मेरा, और उस नाटक का जो हीरो था वो हमारे बहुत थिएटर के बहुत नामी गिरामी और इंडिया के सबसे बड़े थिएटर टीचर आलोक चटर्जी जी के साथ काम करने का मौका मिला, और उनसे मतलब मंच पे उनसे एक युद्ध चलता था। तो एक तीर वो फेंकते थे, फिर यहाँ से मैं फेंकता था, वो बड़ा मज़ेदार था। तो वो अपने आप में एक जर्नी है। वो उस नाटक की प्रिपरेशन एक एजुकेशन थी मेरी, वो अपने आप में इंस्टीट्यूट था। उतना समय मेरे लिए इंस्टीट्यूट था जिस समय वो नाटक करा मैंने उनके साथ। आपका पसंदीदा एक्टर, को एक्टर, आपका निर्देशक, पसंदीदा निर्देशक कौन रहे हैं? जिनके साथ मैंने काम किया, हाँ, जिनके साथ उन्हीं के बारे में, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, पसंदीदा निर्देशक तो मेरे पिताजी ही रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो उनका तैयार करने का नाटक को तरीका है और एक एक्टर को तैयार करने का तरीका है, वो शायद किसी में नहीं है, और मैंने तो देखा ही नहीं है किसी में। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ों को, कि आपके जहन में वो चीज़ आपके मरते दम तक रहेगी जब वो समझाते हैं किसी चीज़ को, तो पसंदीदा तो वही हैं। और पसंदीदा को एक्टर मेरे 3-4 नाटकों में उनके साथ काम किया। वो अब इस दुनिया में रहे नहीं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, स्वर्गीय तारिक दाद खान। अच्छा। तो उनके साथ एज ए को एक्टर बहुत मज़ा आता था, बहुत गिव एंड टेक उनका बहुत आपके अच्छा ऐसे था। कौन से को एक्टर रहे हैं जिनके साथ काम करने बहुत चैलेंजिंग रहा है? चैलेंजिंग आलोक बहुत चटर्जी। तैयारी करनी पड़ी हो? आलोक चटर्जी, नो डाउट। आलोक चटर्जी जी के साथ मैंने 2 नाटक करे हैं, नट सम्राट और ताम्रपत्र। और दोनों ऐसे थे कि नट सम्राट में भी जब मेरी एंट्री होती है तो मेरे ज़्यादा डायलॉग से उनके कम है, तो बड़ा हमेशा उनके साथ एक चैलेंजिंग। और किसी भी एक्टर के लिए आलोक चटर्जी जी के साथ काम करना एक चैलेंज ही है। बहुत कठिन है उनके साथ काम करना। आपके साथ बात करते पता ही नहीं चला समय कितने जल्दी निकल गया। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो आज के युवा हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस किस तरीके की तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें थिएटर में आने के लिए उनकी क्या शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, थिएटर में आने के लिए जो सबसे ज़्यादा कम मैं देख रहा हूँ लोगों में जो कमी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साहित्य जो है हमारा, लिटरेचर जो है, हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, वो आप पढ़िए, खूब पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, नाटक पढ़िए, कविताएं पढ़िए। लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं, सिंपल फंडा है। तो थिएटर में आने के लिए पढ़िए और थिएटर में आकर भी पढ़िए।
पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि इस जर्नी में सबसे कठिन समय और सबसे आपका अच्छा समय कौन सा रहा है? ये पूरी जर्नी जो है हाँ। थिएटर की, जो मेरी पूरी जर्नी है, ये बहुत अच्छी जर्नी है। कठिन समय हर पल कठिन है। आपका क्वेश्चन था सबसे अच्छा समय और सबसे कठिन समय, तो पूरा समय जो जितना मेरे जीवन में जितना थिएटर का हिस्सा है, उसके अलावा और हिस्से आते जाते रहते हैं, है ना, लेकिन जो थिएटर जो मेरा चल रहा है वो पूरा अच्छा है। और थिएटर का पूरा हिस्सा बहुत कठिन है, चैलेंजिंग है, और उसी कठिनाई उसी चैलेंज से सीखते हैं। जिसके पास चैलेंज नहीं है, जिसके पास कठिनाई नहीं है, वो सीखेगा कैसे? एक कविता हो जाए, आप कविताएं भी लिखते हैं, तो बस कुछ पंक्तियाँ। एक्चुअली क्या है, यूथ जिससे अट्रैक्ट हो ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी थी। हर तरीके की कविताएं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो एक कि रहते जो तुम मेरे घर में, रहते जो तुम मेरे घर में मुझे कुछ आराम होता, रहते जो तुम मेरे घर में मुझे कुछ आराम होता, मेरे घर में भी तुम्हारा जो कुछ सामान होता, कुछ सफ़ेद दुपट्टे, कुछ जोड़ी कोल्हापुरी चप्पलें, एक डायरी, खुसरो की नज़में, गालिब की शायरी, ज़रा तमीज़ होती मुझ में, मैं यूँ फैल के न सोता। तो ये वाह, क्या कविता कही है आपने। तो ये आपने लिखी जब, उस टाइम पर आपका माइंडसेट क्या था? उस टाइम माइंडसेट रहा होगा, कोई इंस्पिरेशन रही होगी। इंस्पिरेशंस चेंज होती रहती हैं ना, तो कोई रही होगी इंस्पिरेशन में जिसके लिए लिखा। सही बात तो है। पता नहीं कहाँ होगी अभी वो। तो बस आपकी कविता से ही हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में बहुत आने बहुत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।